Hello students, good morning. Welcome to the class of Mega Myuteria. In previous lecture we have studied about electric field due to sheet. Now in this lecture we will see special cases related to a plane sheet. हमने देखा था एक शीट के वजह से, एक शीट के कारण, सपोज करें हमारे पास ये एक शीट है और इस शीट की वजह से हमने यहाँ पे एक पॉइंट सपोज किया था P, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई थी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी। ये हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, एक शीट जिस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और टोटल चार्ज पर Q है। तो हमने देखा था यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू थी वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट थी। यहाँ पे ये भी देखे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R पे डिपेंड नहीं करता, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि R से वो इंडिपेंडेंट होता है। नाउ अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो सीट है और उस सीट के लेफ्ट साइड, विद इन और राइट साइड, इन तीनों लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आने वाली है। देखें, जैसे एक सीट ये हुई, इस पर सपोज करें चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और यहाँ की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। यहाँ तीन पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट इधर, ये पॉइंट सपोज कर लें, एक पॉइंट इधर है, इस पॉइंट नंबर 1 कर लेते हैं। ये हमारा लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट में। यहाँ पे एक पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं। एक दूसरी पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, ये सरफेस के बीच में है, यानी कि इनसाइड है, या इसको मिडिल भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट P है और एक तीसरी लोकेशन हमारा इधर है, ये राइट साइड का है और यहाँ पे एक पॉइंट P है। अब तीनों कंडीशन में देखते हैं, तीनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड, मिडिल और राइट साइड में कितना होगा अगर दोनों पर सिमिलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों सरफेस पे, दोनों सीट पर सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्जेज डिस्ट्रीब्यूट है दोनों सरफेस पे। तो सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट साइड में कंडीशन 1 देखते हैं। लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, यानी कि लोकेशन नंबर 1 पर। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस वे में है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, ऐसे। E1 भी डायरेक्शन इधर और ये सरफेस जो 2 नंबर सरफेस है, सेकंड नंबर, इसके कारण E2 ये भी इधर है। तो E1 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। E1 जो होगी माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक सीट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम देख लेते हैं कि सरफेस 1 के कारण, चूंकि ये सरफेस के जो फर्स्ट लोकेशन है वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसकी डायरेक्शन निगेटिव की तरफ होगी और E1 की वैल्यू माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। उसी तरह सरफेस सेकेंड के कारण जो E2 की वैल्यू होगी वो होगी माइनस, यह भी लेफ्ट साइड में है, इस सरफेस के कारण भी लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी, नेट E1 प्लस E2, यानी कि माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से
1/2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लिया जाए, माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये हो जाएगी। यदि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, दोनों की सरफेस, फर्स्ट सरफेस और सेकेंड सरफेस दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, यानी कि सिग्मा 1 इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, देन इन दिस केस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस सिग्मा इंटू माइनस सिग्मा, ये हो जाएगा -2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मिलेगी लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड इन दोनों सीट के कारण लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो। दूसरा देखते हैं मिडिल में, यानी कि विद इन दोनों सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी। यहाँ पर जो नेट ई आया वो हो गया ई नेट माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लेफ्ट साइड में। अब देखते हैं मिडिल में कितनी होती है। एट लोकेशन 2 यानी कि मिडिल यानी लोकेशन 2 पर, यहाँ देखें इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, लेकिन इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ पर जो E1 होगा वो सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव क्योंकि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव साइड में। लेकिन E2 जो आएगा वो सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 के लिए दोनों ये सरफेस है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, इसलिए यहाँ पर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस होगी। तो नेट E कितना मिलेगा, नेट E E1 प्लस E2, ये मिल जाएगा सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर दिया जाए तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा ये। इफ सिग्मा 1 इजकल टू सिग्मा 2 इजकल टू सिग्मा, यानी दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, तो इस केस में यहाँ हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0। ये दोनों सेम हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो विद इन यानी कि दोनों सरफेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा 0। कब, यदि दोनों पे सिमिलर चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज हो तो दोनों सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आती है। अब देखते हैं तीसरा लोकेशन राइट साइड में, दोनों सरफेस के राइट साइड में कितनी आएगी। एट राइट यानी लोकेशन नंबर 3। यहां देखते हैं, सपोज कर ले हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे सब हमने कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट P है यहाँ पर। इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी E1 होगी, और E1 जो होगी वो पॉजिटिव होगी क्योंकि इस सरफेस के राइट साइड में है, तो E1 जो आएगा वो इस पॉइंट पर पॉजिटिव होगा, और इस सरफेस के कारण जो वैल्यू होगी E2 होगी, और E2 भी पॉजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में यानी कि लोकेशन नंबर 3 पे, लोकेशन नंबर 3 पे E1 और E2 दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो फिर देखते हैं E1 जो होगा वो फर्स्ट सरफेस की वजह से सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये पॉजिटिव होगा। E2 सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी पॉजिटिव होगा दाहिने साइड में, राइट साइड में। तो नेट E जो आएगा बच्चों वो होगा E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई
2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर दिया जाए तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 होता है। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, यानी दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, तो उस कंडीशन में ई की जो वैल्यू आएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, ये कट गया, यानी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा लोकेशन नंबर 3 यानी राइट साइड में। तो हमने देखा यहाँ राइट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये 3 कंडीशन हमें मिलता है अगर दोनों सरफेस पे सिमिलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लेफ्ट साइड में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मिडिल में दोनों सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। ये तो रहा बात सिमिलर चार्ज के लिए, लेकिन अगर एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर निगेटिव हो, यानी दोनों पे अपोजिट चार्जेज हो, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं। यहाँ पर सपोज कर लें एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, ये अब दो अपोजिट सरफेसेज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आने वाली है देखते हैं। यहाँ भी 3 लोकेशन सपोज करते हैं। ये हो गया 1, लेफ्ट साइड है, ये मिडिल हो गई, और ये राइट। पहली कंडीशन देखते हैं एट लेफ्ट में देखते हैं। यहां पर सपोज किया हमने, यहां पर कोई पॉइंट P है, इस सरफेस नंबर 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, यानी E1 जो आएगा वो निगेटिव होगा, और सरफेस नंबर 2 के कारण चूंकि ये निगेटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स निगेटिव की तरफ होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो E2 होगी, यहाँ पर इस पोजीशन पर E2 जो होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि निगेटिव इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। तो E1 निगेटिव होगी और E2 जो होगी, E2 की डायरेक्शन जो होगी इस डायरेक्शन में E2 होगी, तो E2 आएगी पॉजिटिव। तो देखते हैं E1 जो है होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E1 की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी, तो ये माइनस हो गया, और E2 जो आएगा वो सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 के जो डायरेक्शन होगी बच्चों इस डायरेक्शन में होगी, राइट साइड में होगी, तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट E जो आएगा वो E1 प्लस E2 के इक्वल होगा, यानी सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये। यदि इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, यानी दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम ले लिया जाए, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, और ये 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां देखते हैं कि लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा अगर दोनों सरफेस पे अपोजिट चार्जेज हो। अब देखते हैं मिडिल में, एट मिडिल यानी कि लोकेशन नंबर 2 पे, यहां देखते हैं, यहां हमने पॉइंट P सपोज कर लिया।
इस वाले सरफेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, यानी E1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और इस सरफेस के वजह से अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि ये निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव की तरफ होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 होगा ये भी पॉजिटिव होगा। अगर ऐसे होते हैं तो E1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये पॉजिटिव मिलेगा, और E2 की जो वैल्यू आएगी ये भी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी पॉजिटिव मिलेगा। तो नेट E कितना आएगा, E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। क्लियर है? अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, पृष्ठ आवेश घनत्व सेम हो, यानी सिग्मा 1 इजिक्वल टू सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, तो इस केस में जो E होगा 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी हो जाएगा ये 2 सिग्मा कट जाएगा, यानी आ जाएगा 2 सिग्मा, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी बच्चों वो हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी सरफेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन राइट साइड में, यानी दोनों सरफेस के राइट साइड में। यहां पे देखें एट राइट, यानी लोकेशन नंबर 3 पे देखते हैं, यहाँ पे हमने पॉइंट P कंसिडर कर दिया। यहाँ पर इस सरफेस की वजह से, सरफेस नंबर 1 की वजह से, अगर इसकी वजह से देखें हम तो E1 जो होगा ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है इस सरफेस की राइट साइड में है, और इस सरफेस की वजह से यहाँ देखते हैं इस पॉइंट पर ये निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स निगेटिव, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे होगी, यानी E1 जो होगी, E2 जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और ये कैसी होगी, निगेटिव। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा, E1 जो होगा पॉजिटिव है, यानी कि सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। E2 जो है वो सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये निगेटिव हो जाएगा। तो E नेट कितना मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो होगा E1 प्लस E2 1 सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया जाए, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, तो उस कंडीशन में E जो आएगी वो सिग्मा माइनस सिग्मा 0, यानी E की वैल्यू जो आएगी वो 0 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो E होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो हम देखें दो सीट अपोजिट चार्जेस, 2 प्लेन सीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, और दोनों पे अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसके लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मिडिल में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और राइट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी 0 होगी। तो ये रहा एक अपोजिट चार्ज और एक सिमिलर चार्ज की वजह से दो प्लेन सीट, दो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन सीट के बीच में लेफ्ट साइड राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एस्फेयर है, चाहे वो सेल हो सकता है या फिर सॉलिड एस्फेयर हो सकता है, हॉलो एस्फेयर हो सकता है। इस एस्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है इनसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर। 3 लोकेशन वहाँ भी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। ओके
देखते हैं पहले हम सरफेस को, जो स्फेरिकल सरफेस हमें लेना है उसको दो भाग में बांट लेते हैं। एक को, जो सरफेस है हमारा, जिस सरफेस की हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो जो सरफेस है उसको दो टाइप में बांट लेते हैं। वन इज कंडक्टर, एक जो है कंडक्टर है और दूसरा है वो नॉन कंडक्टर है। या फिर इंसुलेटर कह सकते हैं। अब इसमें पहली चीज तो जो कंडक्टर होगा, जो चालक लेंगे हम, जो सरफेसेज लेंगे, वो एक सेल हो सकता है स्फेरिकल सेल, और दूसरी कंडीशन इसमें है वो सॉलिड सेल हो सकता है, यानी सेल, या फिर इसको कह सकते हैं हॉलो स्फेरिकल सेल, और दूसरा हो गया सॉलिड स्फीयर सेल, या फिर हॉलो स्फेरिकल सेल, और दूसरा हो गया सॉलिड स्फीयर। सेम चीज नॉन कंडक्टर में भी वही आता है, सेल या फिर हॉलो स्फेरिकल सेल, और दूसरी जो कंडीशन है तो वो सॉलिड स्फीयर की। अब देखना है कि एक हॉलो स्फीयर है, जैसे कि एक हॉलो स्फीयर ले लें, इसकी बात कर ले हम, इसकी बात कर ले, ये हॉलो स्फीयर हो गया। इसमें जो चार्ज होंगे वो इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कंडक्टर है, चार्ज इसके सेंटर पे होंगे। अगर वही सॉलिड स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर की बात करें तो यहाँ पे जो ये सॉलिड स्फीयर है, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो इसके अंदर भी होंगे, सरफेस पे भी होगा। सेल को हम समझ सकते हैं जैसे एक फुटबॉल है, फुटबॉल, उसके बीच में क्या होता है, खोखला होता है, फुटबॉल के बीच में खोखला होता है, तो उसी तरह सेल को समझ सकते हैं, सेल बीच में खोखला होता है। और सॉलिड स्फीयर को, जैसे सॉलिड स्फीयर के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं वाटरमेलन का, तरबूज का। तरबूज एक सॉलिड स्फीयर की भांति काम करता है, यानी उसके बीच में कुछ चार्जेज होंगे, और ये चार्जेज कैसे होंगे, कंडक्टर के फॉर्म में होंगे। कंडक्टर होंगे यानी कि चार्ज एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक आसानी से मूव कर सकता है। लेकिन इसमें नॉन कंडक्टर में जो चार्ज होगा, नॉन कंडक्टर में जो चार्ज होगा, जैसे कि ये हम नॉन कंडक्टर का ही एक सॉलिड स्फीयर की बात कर लेते हैं। अगर चार्ज यहाँ पे है तो ये चार्ज मूव नहीं कर सकता है, जिस जगह पर है वहीं पर रहेगा। सपोज यहाँ पे एक चार्ज है तो यहीं पे रहेगा, वो बाहर नहीं जा सकता है। यहाँ पे है तो अपने लोकेशन पे रहेगा, दूसरा जगह वो मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है और कंडक्टर में चार्ज मूव कर सकता है। तो हमें पढ़ना क्या है, इस कंडक्टर की वजह से, कंडक्टर में दो, एक तो हो गया सेल या फिर हॉलो स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इनसाइड, सरफेस, आउटसाइड में, या फिर एक सॉलिड स्फीयर की वजह से, ये सॉलिड स्फीयर है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनसाइड, सरफेस, आउटसाइड, ये तीनों लोकेशन पर कितना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, एक हॉलो स्फेरिकल सेल की वजह से, एक हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग सेल है जिसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वो लोकेशन हमारा 3 लोकेशन होगा, एक इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। देखते हैं। जैसे हमारे पास एक ये स्फीयर है और यहाँ पे जो चार्ज है वो सरफेस पे है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सेल या फिर हॉलो स्फीयर, सेल या फिर हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे चार्ज है, वो चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सरफेस पे,
और टोटल चार्ज जो बच्चों यहाँ पे है वो Q मान लेते हैं, टोटल चार्ज है Q। इसकी 3 लोकेशन ले लेते हैं। इसकी रेडियस जो है वो R है, कैपिटल R। इसका 3 लोकेशन होगा। एक लोकेशन यहाँ पे डेट इज आउटसाइड, आउटसाइड है ये। एक लोकेशन मान लो यहाँ पर डेट इज सरफेस, और एक लोकेशन जो है यहीं पे कहीं बीच में मान लेते हैं, यहाँ पर है। सपोज कर ले यहाँ पे मान ले या फिर यहाँ मान ले, जहाँ मान ले। ये लोकेशन P1 है, दिस इज P2 और दिस इज P3, और ये कहाँ पर है, इनसाइड। अब इन तीनों लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो देखते हैं। सबसे पहले आउटसाइड, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। हमने एक सरफेस यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया, ये जो कि r डिस्टेंस पर है, पॉइंट P है यहाँ पर। अब हमको पता है कि यहाँ पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सबसे पहले इस पॉइंट P पर हमको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। एक ऐसा सरफेस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट मिले, सेम मिले, और E और A के बीच में जो एंगल होता है वो भी सेम मिले। तो ऐसी सरफेस हमको ड्रॉ करना होगा, जैसा कि हमने पहले वाले लेक्चर में बताया था आपको। तो इस पॉइंट P को, पॉइंट P से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक गॉसियन सरफेस की भांति कार्य करेगा। जैसे यहाँ सब ले ले, ये देख लेते हैं। ये हमारा एक हो गया गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस हो गया। अब इस सरफेस में यहाँ देखें हर एक लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी, और ऐसा ही हमें चाहिए। एक ऐसा सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है, ऐसी सरफेस गॉसियन सरफेस कहलाता है। तो R रेडियस का हमने इस स्फीयर, हॉलो स्फीयर के बाहर पॉइंट P1 को एज्यूम करते हुए पॉइंट P से जाते हुए एक R रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ ए कोसेंट्रिक spherical Gaussian surface draw a concentric spherical Gaussian surface at radius r such that P1 lies on its surface। जो P1 है वो गॉसियन सरफेस पर है, तो इस P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। नाउ E at every point on Gaussian surface is same। यहाँ पे देखते हैं E तो आउटवर्ड होंगे, इधर भी हर तरफ जो E होगी वो आउटवर्ड होगी। यहाँ पर E की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। यहाँ पर अगर एरिया वेक्टर को देखें तो एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर, और इसके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो यहाँ पर E at every point on the Gaussian surface सेम, यानी कह सकते हैं कि E की वैल्यू कांस्टेंट है, और एंड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। तो इस केस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू ds की वैल्यू फाइंड करते हैं। E इंटू ds की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये हो जाएगी E ds cos थीटा, यानी
EDS cos 0 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और DS ये cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, DS और DS का इंटीग्रेशन S, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया, स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इस सरफेस के अंदर गॉसियन सरफेस के इनसाइड में चार्ज कितना है, तो चार्ज हमने Q सपोज किया है, यानी गॉसियन सरफेस के बीच में जो चार्ज है वो Q है। नाउ टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज Q। ये टोटल चार्ज है गॉसियन सरफेस के बीच के, टोटल चार्ज Q है। तो अब नाउ अप्लाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम को अप्लाई करें या फिर गॉस लॉ को अप्लाई करें, तो इस कंडीशन में ये होता है EDS इक्वल टू Q अपॉन टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज यहाँ पे क्या है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q जो है वो इनक्लोज चार्ज है, इनसाइड का चार्ज है। और यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया है, ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और ये हो जाएगा Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो ये हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला आउटसाइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला वो आउटसाइड एक पॉइंट हमने P1 कंसीडर किया था, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा r स्क्वायर हुआ। अब ऐसा देखने से लग रहा है कि ये इक्वेशन जानी पहचानी है, तो हाँ ये इक्वेशन हमने इससे पहले की क्लासेस में ड्रॉ किया निकाला था, और वो इक्वेशन आया था एक पॉइंट चार्ज के लिए। जैसा कि आपको पता है एक पॉइंट चार्ज के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू r डिस्टेंस पर इतनी आई थी। और यहाँ भी ये अगर बाहर के सरफेस हम पॉइंट P1 को कंसीडर कर ले तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करेगा, और इस कंडीशन में अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास सेम आएगी, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r स्क्वायर होगा। ओके, तो ये हमारा हो गया आउटसाइड द सरफेस, सरफेस जो बाहर है गॉसियन सरफेस से जो पॉइंट P है वो बाहर है, आउटसाइड की केस में ये हो गई। यानी यहाँ पे जो स्मॉल r है, आउटसाइड की केस में जो स्मॉल r है वो ग्रेटर है कैपिटल R से, यानी ये जो r है वो जो r है छोटा वाला r वो बड़ा होगा इससे। अब देखते हैं ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस यानी कि पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी इस सरफेस के पृष्ठ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, तो यहां पर सरफेस पे जो स्मॉल r होगा वो कैपिटल R के बराबर होगा। इस चीज को हम देख लें जरा, यहां पर यानी सरफेस अब हमको यहां पर देखना है इस लोकेशन पर, यानी P जो है यहां पे आ गया इस सरफेस पे, यहाँ पे जो कैपिटल R है वो स्मॉल r के इक्वल हो गया, दोनों बराबर है। तो इस कंडीशन में देखें इस लोकेशन पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस इस स्फेरिकल सरफेस के ठीक ऊपर होगा ये। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो आउटसाइड का फॉर्मूला है, आउटसाइड की जो फॉर्मूला है E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। तो बस इसी फॉर्मूला पे हम क्या कर लेते हैं, ये स्मॉल r के जगह पे कैपिटल R की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q बटा Q बाई ये स्मॉल r के जगह पे कैपिटल R। तो ये हमको डायरेक्टली मिल जाएगा
इसके सरफेस पे, स्फेरिकल जो सेल है इसके सरफेस पे जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। तीसरी कंडीशन देखते हैं, सरफेस के इनसाइड, सरफेस के अंदर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि हमारा एक पॉइंट यहाँ पे है P। अब ये इनसाइड हो गया, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लें, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। और यहाँ पे ये जो R होगा वो स्मॉल r होगा, ये पॉइंट P हमने सपोज किया है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो R है स्मॉल r वो कम है कैपिटल R से, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस या इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। ये सरफेस के लिए था। यहाँ पे देखते हैं टोटल चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल सेल क्या है। यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस में बताया गया है कि जो चार्ज होगा वो सरफेस के इनसाइड होनी चाहिए, लेकिन अगर गॉसियन सरफेस हम यहाँ से ड्रॉ करें तो चार्ज जो है वो आउटसाइड हो जा रहा है, यानी इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज की वैल्यू 0 है, यानी इस पे एक भी चार्ज यहाँ पे नहीं है। तो हम टोटल चार्ज क्या अप्लाई करेंगे, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज 0, यानी कि Q जो होगा, Q इनसाइड जो होगा वो 0 होगा। अब जब Q इनसाइड 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बच्चों 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसे देख ले हम, ये निकाल कर देख ले E × ds, ये जो होता है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये तो हमारा 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो फिर बाकी वैल्यू रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रख के देख लें, E की वैल्यू हो जाएगी, E ds की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई r², और ये हो जाएगा चार्ज तो 0 हो गया, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो 0 हो गया इधर, E × 4 पाई r², तो E भी क्या हो जाएगी 0, यहाँ पर E भी 0 हो जाएगी। तो 3 कंडीशन हमने देखा, इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पे। जो इनसाइड था, इनसाइड, एक जो था आउटसाइड, दूसरा सरफेस। आउटसाइड में जो E की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r², ये था। सरफेस पे जो आया था, वो जो आया सरफेस की जो वैल्यू थी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा ये कैपिटल R का स्क्वायर, और जो इनसाइड की जो वैल्यू है ये आया था 0। अब चाहे हम यहाँ बात करें, इस लोकेशन पे बात करें, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ कहीं भी, इस सरफेस के अंदर कहीं भी बात करें, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आने वाली है। तो ये रहा हमारा एक सेल के कारण आउटसाइड, सरफेस पे, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। अब इसका देख लेते हैं ग्राफ क्या होता है। ग्राफ कैसे खींचेंगे इसका देखते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस यानी कि R, ये हमारा यहाँ तक मान लेते हैं ये सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा R होगा सरफेस पे, और इधर जो होगा स्मॉल r होगा, और ये होगा आउटसाइड,
और ये हो गया इनसाइड। तो सपोज कर ले यहाँ सेंटर पे यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फिर थोड़ा सा आगे आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और आगे आते हैं 0, और आगे आते हैं 0, इस तरह करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ते जाते हैं 0 मिलती है, और जैसे सरफेस पे आते हैं तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो सरफेस पे जाएंगे, जैसे आएंगे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मैक्सिमम आ गया, सपोज के लिए इतना आ गया। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 0 0 0 0 और सरफेस पे मैक्सिमम। अब देखें इस इक्वेशन से देख रहे हैं कि जैसे r की वैल्यू और बढ़ाते हैं सरफेस से दूर जाते हैं, यानी ये स्मॉल r बढ़ेगा, आउटसाइड की बात कर रहे हैं। तो जैसे r की वैल्यू बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन डिक्रीज होते चली जाएगी। तो यहाँ पर और कैसी रिलेशन क्या है, E r के पावर के स्क्वायर में यानी r के पावर 2 के फॉर्म में, r के पावर -2 के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज करेगी। तो इस कंडीशन में देखें यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो मैक्सिमम है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगी, जैसे हम सरफेस से आउटसाइड जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और ये ऐसे चला जाएगा। ये ऐसे ध्यान रखें, इसको ये मिलाना नहीं, टच नहीं करेगा, ये बहुत ही करीब होगा लेकिन ये इसमें टच नहीं करेगा। तो ये इनसाइड की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यानी E 0 है, E की वैल्यू 0 है। सरफेस पे E जो है मैक्सिमम है, और आउटसाइड में E जो होगा वो इस फॉर्म में डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा हो गया ग्राफ, इनसाइड 0, सरफेस मैक्सिमम, और आउटसाइड वो R के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। तो हमने अभी देखा कि एक सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है और उसका ग्राफ क्या होता है। तो ये था एक हॉलो सेल। अब देखते हैं एक सॉलिड सेल। एक सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं जिसमें चार्ज जो होगा उसके सरफेस के अंदर भी होगा, सरफेस पे भी होगा, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी उसको देख लेते हैं। तो एक सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड चार्ज स्फीयर कह सकते हैं इसको। सॉलिड चार्ज स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी देखते हैं। ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, ये और इस पे सपोज कर ले ये पॉजिटिव चार्ज है। इसके कारण आउटसाइड, ये आउटसाइड है, ये सरफेस है, और इधर कहीं एक लोकेशन हम सपोज कर लेंगे, मान लेते हैं ये लोकेशन है, ये जो है इनसाइड है, इनसाइड है। इसकी रेडियस बच्चों, इसकी रेडियस जो होगी वो कैपिटल R है, इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R है। अब इस लोकेशन पे आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको देखते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले सेल में देखा था, सेल में जो आउटसाइड की वैल्यू आई थी 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर, और सरफेस की जो वैल्यू आई थी 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर, सेम वैल्यू इसी में आने वाला है। यानी कि ऑन द सरफेस, पहले आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, जैसा कि हमने सेल में देखा था। और वो कितना होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0 क्यू बटा स्मॉल r स्क्वायर, ये होगी। इस सॉलिड सेल में भी इतना ही होगा, टोटल चार्ज क्यू है, सॉलिड सेल में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इतना ही होगी। ये आउटसाइड की कंडीशन है। दूसरा सरफेस पे देखेंगे तो सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू वो होगी, सेम होगी, जैसा कि हमने सेल में देखा था। और ये भी कितनी आएगी, E = 1/4πε0 और ये क्यू बटा, हाँ यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों की वैल्यू सेम होगी।
क्योंकि चार्ज तो इनसाइड है, सरफेस पे निकाले या फिर आउटसाइड निकाले, दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। अब जब अंदर निकालेंगे, इसके अंदर देखेंगे बच्चों, इस सरफेस के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर कुछ चार्जेज हैं। सपोज कर लें हम यहाँ पे कोई पॉइंट्स कंसीडर करें, और इसके बाहर की जो चार्जेज है वो तो इसमें नहीं आएंगे, वो तो अलग हो जाएंगे। सिर्फ इस गॉसियन सरफेस के अंदर की चार्ज आएंगे ना, यहाँ पे गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज होंगे वही आएंगे। तो इस कंडीशन में इनसाइड की जो केस होगी वो बदल जाती है। और इनसाइड की केस के लिए देखते हैं जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होता है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने एक सरफेस लिया आर रेडियस का, ये इनसाइड हमने एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया, और यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक गॉसियन सरफेस है, दिस इज गॉसियन सरफेस। तो यहाँ क्या करते हैं, ड्रॉ अ कोसेंट्रिक गॉसियन सरफेस of radius small r inside the charged solid sphere। ये हमने एक आर रेडियस का कोसेंट्रिक, जिसका सेंटर एक ही है, ऐसी एक कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जिसमें जो गॉसियन सरफेस है वो टोटल चार्ज जितना है उसके इनसाइड में है, यानी कि इनसाइड द चार्ज सॉलिड स्फीयर, मतलब एक चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया। अब यहाँ पे देखें, इसकी रेडियस सपोज कर लें स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है। तो यहाँ पे एक चीज़ और, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं। अब इस लोकेशन पर देखें, यहाँ देखें, कहीं भी यहाँ देखें, यहाँ कहीं भी देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। तो ये लिख देते हैं, ऑन गॉसियन सरफेस E is same and angle theta between electric field vector and area vector is 0 degree. Now क्लोज इंटीग्रेशन E into ds फाइंड करना है हमें, ये निकाल लेते हैं। कितनी हो जाएगी ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री के इक्वल। ई तो बाहर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और कॉस 0 की वैल्यू 1, सी बच गया डी एस। और डी एस के लिए तो आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू होगी, यानी जो ई डी एस आ गया वो ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखना है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि ये चार्ज जो है ना वो एक वॉल्यूम पे है, पूरे वॉल्यूम पे। तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को देखते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को हम रो से इंडिकेट करते हैं। रो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। जो रो होगी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, ये वॉल्यूमेट्रिक यानी आयतनीय पृष्ठ घनत्व जो होता है, या आयतनीय आवेश घनत्व इसको बोलते हैं, ये है रो। तो और रो इजकल टू फॉर्मूला होता है, यहाँ पे रो इजकल टू फॉर्मूला होता है वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जो होता है वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं, यानी कि प्रति एकांक आयतन पर जो आवेश होता है उसी को बोलते हैं हम लोग रो, प्रति एकांक आयतन पर जो आवेश होता है। तो यहाँ पर देख लें प्रति एकांक आयतन। अब यहाँ देखते हैं हमको आवेश किसके लेना है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के चार्ज जो है ना अंदर के चार्ज को लेना है, अंदर के चार्ज को। लेकिन टोटल चार्ज तो हमारे पास क्यू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम लेना है हमको, जैसे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो जो वॉल्यूम लेना है बच्चों वो इनसाइड वॉल्यूम लेना है, यानी आर स्मॉल आर रेडियस का वॉल्यूम लेना है। तो ये हो जाएगा क्यू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जो रो होगा वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब नीचे वॉल्यूम आएगा और वॉल्यूम इसकी हो जाएगी 4/3
पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। यहाँ पे आर हमने ध्यान देना, आर यहाँ पे हमने छोटे आर लिखा है क्योंकि हमको इस चार्ज की आवश्यकता है, अंदर के चार्ज की आवश्यकता है। तो यहाँ पे रो की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से चार्ज जो होगा वो चार्ज कितना मिल जाएगा, क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और इस चीज़ को हम रखते हैं यहाँ पे, नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन EDS जो होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और Q इनसाइड ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू हमने लाया था E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और Q इनसाइड यानी सरफेस के इनसाइड, देखिए यहाँ पे सरफेस इनसाइड, ये तो टोटल चार्ज हमारा था बाहर का, लेकिन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो रो इंटू इतना, रो को जब 4 इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल चार्ज मिल गया इस सरफेस के अंदर, सरफेस के अंदर टोटल चार्ज इतना मिल गया। तो ये हो गया Q इंटू टोटल चार्ज हो गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो E की जो वैल्यू आएगी वो होगी रो, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एक आर यहाँ बचा हुआ है, तो यहाँ E की जो वैल्यू आ गई रो इंटू एक आर ऊपर बचा हुआ है, और नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये एक आर यहाँ पे रो ये बच गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो इनसाइड द सरफेस होगी, रो इंटू R/3 एप्सिलॉन नॉट होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा, और ये इनसाइड हमारा चार्ज इनसाइड है। अगर इस चीज़ में देखें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब कि यहाँ पे इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अब देखें, इस सरफेस के अंदर जैसे जैसे जाते हैं, जैसे जैसे सरफेस के अंदर हम चले जाएं, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ गए, तो R घटेगी, R की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करने के बाद जैसे हम सेंटर पे आ गए तो R तो 0 हो जाएगा, और सेंटर पे जैसे R 0 हो जाएगा, यहाँ पे R 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली सेंटर पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ाएंगे, R इंक्रीज करेगा, R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन जैसे सरफेस के बाहर जाएंगे अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो सरफेस से मैक्सिमम यहाँ घटेगी, सरफेस की तरफ जाने पर बढ़ेगा, और सरफेस से दूर जाने पर फिर घटेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है, और इसका अब ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ क्या होता है इसका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ध्यान रखना रो इंटू R/3 एप्सिलॉन नॉट होता है इनसाइड। देखते हैं इसका ग्राफ, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये डिस्टेंस हो गया, यानी कि R हो गया। ऐसे ये मान लेते हैं सरफेस है, ये R है, सरफेस है, ये आउटसाइड है, और ये इनसाइड है, इनसाइड आउटसाइड सरफेस। अब देखें सरफेस पे तो मैक्सिमम होता है, तो सरफेस पे हम इसको मैक्सिमम कर लेते हैं। यहाँ पे E जो है वो मैक्सिमम है। अब अंदर देखें, अंदर यहाँ पे 0, और जैसे जैसे हम R डिस्टेंस पर जाते हैं, सरफेस की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से जैसे जैसे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, यहाँ आ गए और बढ़ गया, यहाँ पे आ गए और बढ़ गया, यहाँ पे आ गए और बढ़ गया, और यहाँ आ गए इतनी हो गई, सरफेस से मैक्सिमम हो गई। तो यहाँ पे डायरेक्टली का साइन है, और डायरेक्टली का साइन है, तो यहाँ पे इसकी ग्राफ ऐसे हो जाएगी, यानी यहाँ पे जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी जैसे जैसे R बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ रही है।
सरफेस पे मैक्सिमम हो गया, यानी कि ई यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। लेकिन अगर सरफेस के बाहर जाते हैं, सरफेस पे तो पता है ई जो होता है 1/4πε0 होता है और ये Q/r² होता है सरफेस के लिए। ये किसके लिए है? सरफेस के लिए, सरफेस के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड है वो है 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ देख लेते हैं आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इन्वर्सली टू r² होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगा और ये ऐसे डिक्रीज करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 1/r² के यानी r⁻² के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे इंक्रीज करेगा डायरेक्टली के फॉर्म में। तो ये रहा हमारा ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, फिर बढ़ेगी बढ़ेगी, सरफेस से मैक्सिमम होगा और सरफेस से जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। तो अभी ये एक जो स्फेरिकल सेल था, एक सेल था और वो कैसा सेल था? एक हॉलो सेल था। उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा, उसका ग्राफ देखा। और ये सॉलिड सेल है, सॉलिड स्फेयर है। सॉलिड स्फेयर की वजह से आउटसाइड, दिस इज आउटसाइड सरफेस, और इनसाइड की होती है ρ×r/3ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है और इसका ये ग्राफ है। तो ये सारे चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे इस लेक्चर के लिए, जिसमें एक सेल के कारण, एक हॉलो सेल के कारण और एक सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी थी। कंडक्टर के जो नॉन कंडक्टर में सॉलिड स्फीयर है उसकी केस हम लोग थोड़ा हायर लेवल पे करेंगे। हायर लेवल की जब क्लास लेंगे तो उसमें उसको डिस्कस करेंगे कि एक नॉन कंडक्टर के कारण, नॉन कंडक्टर सॉलिड सेल के कारण, सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल के जो बटन है उसको दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आप अपलोड हो आपके पास वो चला जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।